Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the homeostatic mechanisms in human beings. So my dear students, जैसा कि आपको बताया कि आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं the homeostatic mechanisms in humans. तो इंसानों के अंदर किस तरह से होमोस्टेसिस होती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इंसान जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो जब बेस्ट क्रिएशन है तो इसके अंदर सिस्टम भी दी बेस्ट होंगे और हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि होमोस्टेसिस है क्या और इंसानों के अंदर ये किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है। तो होमोस्टेसिस को हम डिफाइन कर चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच द इंटरनल एनवायरनमेंट इज केप्ट इन अ नैरो रेंज और इट इज़ केप्ट एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बैरूनी एनवायरनमेंट वो कोशिश कर रहा है कि वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करे, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस लाए, लेकिन हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि हमारी बॉडी का या हमारे सेल्स का एनवायरनमेंट उसको रेजिस्ट कर रहा है और उसको एक नॉर्मल रेंज जो अल्लाह ताला ने दी है उसी में रखने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे ऑर्गन्स दिए। लेट्स हैव अ लुक 3 मेजर ऑर्गन्स जिसका जिक्र हमारी बुक में है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ द स्किन, नंबर 2 इज़ द लंग्स एंड नंबर 3 इज़ द किडनीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको वन बाय वन देखते हैं। तो पहले बात करते हैं लंग्स के हवाले से। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने डिटेल के साथ देखा कि लंग्स किस तरह से होमोस्टेटिक मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे अंदर हर वक्त चल रहा है मेटाबॉलिज्म, हर वक्त चल रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। मैं बोलूं ना बोलूं या चुप होकर लेट जाऊं या बिल्कुल सो जाऊं या बेहोश हो जाऊं, अगर मैं ज़िंदा हूं तो मेरे हार्ट को चलना है, अगर मैं ज़िंदा हूं तो मेरे सांस को चलना है, अगर मैं ज़िंदा हूं तो मेरे स्मूथ मसल्स की एक्टिविटीज़ होनी है, अगर मैं ज़िंदा हूं तो मेरा नर्वस सिस्टम नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। इन तमाम प्रोसेसेस के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि वो एनर्जी कहाँ से आती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और वो एटीपी कहाँ से आती है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो जब फूड ऑक्सीडाइज हुआ था तो उसके नतीजे में क्या बना था माय डियर स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो वो जो एनर्जी तो हमने इस्तेमाल कर ली, वाटर वो इस्तेमाल हो गया हमारे बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए। जो एक्सेस होगा उसको देखते हैं वो कैसे रिमूव करना है। लेकिन यहाँ पर पहले बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम स्पेशलाइज किया। अब वो तमाम सेल्स और टिश्यूज़ से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड के ज़रिए ट्रैवल करती हुई पहुंचती है टू द लंग्स। लंग्स के ऊपर अंदर मौजूद हैं एल्वेलाई, एल्वेलाई के ऊपर मौजूद हैं देयर इज़ अ रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। वहाँ पर आ रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब कि वो वाला खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से ये डिफ्यूज़ करेगी इनटू द एल्वेलाई और वहाँ से फिर हम एक्सपायरेशन यानी कि एक्सहेलेशन के ज़रिए उसको हवा के ज़रिए बाहर निकाल देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो जो हमारे लंग्स हैं दे आर एन इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एज रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज़ आवर लंग्स। अगर ये ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से बहुत सारी सिचुएशंस वर्स हो सकती हैं, जिसमें एसिडोसिस और बेहोश हो जाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो कार्बन डाइऑक्साइड जान छुड़वानी है हमारी बॉडी ने। और आपको याद होगा मैंने आपको रेगुलेशन बताई थी हमारे ब्रीदिंग की, इस सांस लेने के अमल की, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की। वो डिपेंड किस पे कर रही थी? वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, और वो भी कहाँ पर? ब्लड के अंदर। तो इसको हर वक्त कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे बॉडी में मौजूद हैं, वो इनको सेंस करते रहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अब कितनी है, अगले पल में कितनी है। जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। सो इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स या
नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स ये डिसाइड करेंगे कि हमने सांस किस तरह से कितनी स्पीड में लेना है। एक्चुअली जो सांस के तेज होने का अमल होता है, इट इज़ एक्चुअली टू गेट रिड ऑफ द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आते हैं दूसरे और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ जो कि होमोस्टेसिस परफॉर्म कर रहा है। यस माय डियर स्टूडेंट, दैट इज स्किन। सो माय डियर स्टूडेंट, स्किन इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द बॉडी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द बॉडी। ये अगर हम इसको ये कहें कि इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी जिस्म के ऊपर ये मौजूद है। अब जो स्किन अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है कि ये एक तो फिज़िकल बैरियर के तौर पर काम कर रहा है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के दरमियान में फ़र्क करेगा। नंबर 2, स्किन के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर रखे जो कि होमोस्टैटिक मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें स्किन की, तो आइए स्टूडेंट्स देखें, इसकी 2 मेजर लेयर्स हैं। एक है एपिडर्मिस और दूसरी है डर्मिस। तो डर्म, ये डर्मिस, डर्म से, डर्म का मतलब होता है लेयर, ठीक है। तो ये लेयर्स हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं स्किन के ऊपर। तो उनमें से ये एक है डर्मिस, मतलब कि नीचे वाली लेयर, और इसके ऊपर एक लेयर है एपिडर्मिस। जैसा कि आप देख सकते हैं, एपी, EPI, एपी का मतलब होता है एबव, और एपिडर्मिस का मतलब क्या हुआ, वो वाली लेयर जो डर्मिस के ऊपर है, अबव द डर्मिस। तो इनके अगर आप स्ट्रक्चर को गौर से विजुअलाइज कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि एपिडर्मिस के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं है, इसके अंदर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है जो कि होमोस्टैटिक रोल प्ले करने में हमारी मदद करे। हाँ, जो डर्मिस है वो मेन लेयर है इसमें, जो कि होमोस्टैटिक फंक्शंस परफॉर्म करने में रोल प्ले करेगी। अब अगर आप डर्मिस को देख रहे हो तो देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी सेंसरी न्यूरॉन एंडिंग्स हैं जो कि सेंस कर रही हैं मुख्तलिफ तरह के स्टिमुलाई को, जैसे कि यहाँ पर मौजूद हैं पेन रिसेप्टर्स, जैसे कि यहाँ पर मौजूद हैं टच रिसेप्टर्स, जैसे कि यहाँ पर मौजूद हैं प्रेशर रिसेप्टर्स, और जैसे कि यहाँ पर मौजूद हैं वार्मथ एंड कोल्ड रिसेप्टर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी जो सेंसरी एंडिंग्स हैं ये रिसेप्टर्स के तौर पर काम कर रही हैं और ये रिसीव करती हैं डिफरेंट स्टिमुलाई को। और स्टिमुलस का आपको डेफिनेटली आइडिया है कि एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी तरह का चेंज हो तो उसे स्टिमुलस कहा जाता है, और उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए अल्लाह हैज़ गिवन अस दीज सेंसरी एंडिंग्स विच आर यूजुअली प्रेजेंट इन द डर्मिस, जो कि पेन को भी सेंस कर रही है, प्रेशर को भी सेंस कर रही है, वार्मथ को भी, हीट को भी, कोल्ड को भी, एवरीथिंग, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि स्किन के अंदर ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। तो जो सेंसरी एंडिंग्स यहाँ से स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के बाद फिर ये भेज देती हैं टुवर्ड्स द कोऑर्डिनेटर्स, और फिर वो हमें सेंसेशन जो है वो फील होती है कि अगर आप गलती से आपने अगर किसी कील को टच कर दिया तो हमें पेन होगी, और हम क्या करेंगे, उस कील से हाथ को पीछे हटा लेंगे। इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे हम अपने नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में इंशाल्लाह। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसके मज़ीद कुछ स्ट्रक्चर्स की तरफ। एज यू कैन सी यहाँ पर मौजूद हैं हेयर्स, और देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हेयर्स हैं वो ऐसे नहीं पड़े हुए, बल्कि वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में पड़े हुए हैं जिसको हम कहते हैं हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स। और यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ जो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो ये है कि इन हेयर्स के साथ छोटे छोटे मसल्स हैं, जो कि देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे स्मूथ मसल्स हैं। और याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्मूथ मसल होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके, ये वो मसल है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारी विल पावर के अंदर कंट्रोलेबल नहीं है। ये खुद ब खुद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये खुद से खुदकार तरीके से हमारी बॉडी को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो ये हेयर्स के साथ ये छोटे छोटे मसल्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा आप जहाँ पर देख सकते हैं इसके डर्मिस के अंदर देयर आर ब्लड वेसल्स, ये खून की नालियाँ आ रही हैं, इसमें आर्टरियोल्स एंड विनियोल्स, और इसी तरह से कैपिलरीज, तो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स यहाँ पर खून लेकर आ रही हैं। यहाँ पर
गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर इन सेल्स को खुराक पहुंचाई जा रही है, यहाँ पर इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह के बाकी चीज़ों को रिमूव किया जा रहा है इन ब्लड वेसल्स के ज़रिए। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्किन की जो डर्मिस लेयर है, इसके अंदर मौजूद हैं द स्वेट ग्लैंड्स, यानी वो ग्लैंड्स जिससे हमें पसीना आता है। इसका रोल हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा देखें जो हेयर फॉलिकल्स हैं, यानी जो इसके डर्मिस के अंदर जो उनके रूट्स हैं, उसके साथ मौजूद हैं द सिबेशियस ग्लैंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिबेशियस ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये ऑयल सेक्रेट करते हैं जिसको हम कहते हैं सीबम। इसका क्या फंक्शन है? माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो जिन लोगों की जल्द खुश्क होती है, जो स्किन खुश्क होती है, उनको स्किन इन्फेक्शंस का खतरा ज़्यादा रहता है। तो जिन लोगों की स्किन थोड़ी सी वेट रहती है बाय द हेल्प ऑफ दिस सीबम, तो वो नॉर्मल रहते हैं, उनको स्किन डिसऑर्डर्स कम होते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द मिरेकल ऑफ नेचर, कि इतने माइन्यूट स्ट्रक्चर्स जो कि इस लेयर के अंदर मौजूद हैं और उनका रोल कितना अहम है हमारी बॉडी के लिए। तो स्किन देखें इसके कितने ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, ना सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट कर रही है, बल्कि इसके अंदर मौजूद ये इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स इसके किस तरह से हमें हेल्पफुल हो रहे हैं। देयर इज़ लेयर ऑफ फैट्स। सो जो फैट्स की जो लेयर है, यानी लिपिड्स की लेयर है, इसका फंक्शन भी हम पढ़ते हैं। तो ये आपने कंपैरिजन में याद रखना है कि स्किन की दो लेयर्स, ऊपर वाली एपिडर्मिस और उसके नीचे है डर्मिस। और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि एपिडर्मिस के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं है, उसके अंदर कोई इस तरह का वो स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं हैं। दूसरे नंबर पर माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना है कि जो डर्मिस है उसके अंदर सेंसरी एंडिंग्स किस तरह की हैं, उसके अंदर वो ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं, उसके अंदर वो सिबेशियस ग्लैंड्स भी मौजूद हैं, उसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। आए माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इनका होम्योस्टेटिकली स्किन के अंदर मौजूद इन चीज़ों का हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो पहले बात करते हैं स्किन की अंदर मौजूद इन स्वेट ग्लैंड्स की। तो स्वेट का नाम आपने सुना है, पसीना जिसे हम कहते हैं। इंसानों के अंदर उसको, इस पसीना निकले के अमल को कहा जाता है पर्सपायरेशन। पर्सपायरेशन का मतलब स्वेटिंग। प्लांट्स के अंदर जो वाटर का रिमूवल होता है वो कहलाता है ट्रांसपायरेशन, जबकि एनिमल्स के अंदर यह कहलाता है पर्सपायरेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्यों होती है? आपने कभी नोट किया? डेफिनेटली नोट किया होगा। जब भी हमें गर्मी लगती है, जब भी हमें गर्मी लगती है, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लग रही हो या हमारे जिस्म के अंदर गर्माइश पैदा हो रही हो, तो जिस्म के अंदर गर्माइश कब पैदा होगी? जब हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म उसका अमल तेज़ हो जाए, तो उस वक्त ये हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट जब एक्सेस हो जाएगी, हमारे नॉर्मल रेंज से एक्सीड कर जाएगी, तो उस सूरत में हमारे ये जो रिसेप्टर्स हैं वो उनको सेंस करेंगे और फिर हमारे कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए वो मैसेज भेजा जाएगा टू द स्वेट ग्लैंड्स, और स्वेट ग्लैंड्स फिर क्या करेंगे? वो उसमें से रिलीज़ करेंगे स्वेट को। अब ये स्वेट क्या चीज़ है? इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, और उसके अलावा इसके अंदर मौजूद हैं कुछ सॉल्ट्स, और साथ में अ लिटिल बिट ट्रेसेस के अंदर मौजूद हो सकते हैं अमोनिया एंड अ फ्यू यूरिया और यूरिक एसिड्स। सो माय डियर स्टूडेंट, ये एक्सक्रीटरी फंक्शन भी परफॉर्म कर थोड़ा बहुत इनका रोल है, जो ये इसको लाइक ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के एतबार से, बट एक्सक्रीशन के एतबार से ये मेजर ऑर्गन नहीं है। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, सो अगली बात करते हैं सीबम के एतबार से। तो सीबम क्या कर रहा है? ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दैट इज़ ऑल्सो अ होम्योस्टेटिक फंक्शन। इसी तरह से मैंने बात की थी कि हेयर्स के साथ अटैच उस मसल की, स्मूथ मसल की, वो स्मूथ मसल क्या करते हैं? जब भी हमें लगती है ठंड, आपने नाम सुना है रोंगटे खड़े हो जाना, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं गूज बम्प्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, सडन जब भी चेंजेस आती है, थर्मल चेंजेस आती हैं, ठंड होती है, तो हमारे बाल बिल्कुल ऐसे इरेक्ट हो जाते हैं, और हमारे बाल स्ट्रेट नॉर्मली इस तरह से मौजूद हैं, ऐसे टेढ़े पड़े हुए हैं, लेकिन एकदम से वो स्ट्रेट हो जाते हैं। स्ट्रेट होने को कहते हैं गूज बम्प्स। ये गूज बम्प्स, इसका फ़ायदा क्या होगा?
जैसे स्ट्रेट खड़े होंगे तो ये कैप्चर कर लेंगे अपने इर्द गिर्द वार्म एयर को और उसकी बना देंगे एक लेयर, उसकी एक ब्लैंकेट बना देंगे। अब वो क्या होगा कि हमारी स्किन से वो मज़ीद हीट को निकलने से बचाएगी। सो दैट इज़ वेरी वेल होमोस्टैटिक मैकेनिज्म। ये हीट गेन मैकेनिज्म है माय डियर स्टूडेंट, हीट लॉस से बचाया जा रहा है आपको ठंड से। तो ये किसने परफॉर्म किया? स्किन में। स्किन के अंदर किस चीज़ ने? वो मसल्स ने, जिनको हम इरेक्टर मसल्स भी कहते हैं। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स अगली बात करते हैं वो नीचे लिपिड के लेयर की। तो लिपिड की लेयर क्या कर रही है? आपको पता है लिपिड्स दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हीट के खास तौर पर हम यहाँ पर हम जिक्र करने लगा बैड कंडक्टर है, मतलब इनमें से हीट क्रॉस आसानी से नहीं करती। तो हमारी स्किन के अंदर इस लेयर होने का क्या फ़ायदा? मतलब कि जब हम ठंड लगती है तो हमारे जिस्म की जो अंदर गर्माइश है, जो हीट है, उसको ये क्रॉस नहीं करने देगी स्किन में से, तो ये उसको प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब कि ये इंसुलेशन का काम कर रही है। सो एज यू कैन सी, तो हीट को जब ठंड लग रही हो तो हीट को बचाना, दैट इज होमोस्टैटिक मैकेनिज्म। जब गर्मी लग रही हो तो पसीने का ना स्वेट ग्लैंड्स के एक्टिवेट हो जाना, दैट इज ऑल्सो होमोस्टैटिक मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो स्किन का इतना अहम रोल है रिगार्डिंग दिस होमोस्टैटिक फंक्शन इन ह्यूमंस। और तीसरा माय डियर स्टूडेंट ऑर्गन जो कि बहुत अहम है इसके हवाले से, दैट इज़ द किडनी, जिसको हम अगले लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, जो हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर। तो किडनीज क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट, खसूसन स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, लाइक एक्सेस सॉल्ट्स, इनको हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करती है। इस तरह से ये किडनी हम इनको रिमूव करके हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी यानी ऑस्मोटिक कंडीशंस को मेंटेन भी कर रही होती है। अगर वाटर का एक्सेस हो जाए तो ये यूरिन फॉर्मेशन के ज़रिए एक्सेस वाटर को रिमूव कर देती है, और अगर हमारे अंदर पानी की कमी हो जाए तो फिर ये यूरिन कम बनाएगी और उसमें से वाटर को सेव करेगी ताकि बॉडी फ्लूइड्स उसमें उसका लेवल नॉर्मल रह सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। सो माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा आज के लेक्चर में कि स्किन किस तरह से होमोस्टैटिकली अपने आप को मेंटेन कर रही है, किस तरह से लंग्स होमोस्टैटिक मैकेनिज्म्स को मेंटेन कर रहे हैं, और किस तरह से किडनीज रेगुलेट कर रहे हैं हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को विद रिस्पेक्ट टू एक्सक्रीशन। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।